हेलो लर्नर्स, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के बनने के बारे में जान लेते हैं। यह किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले विखंडन क्या होता है इसके बारे में जान लेना चाहिए। विखंडन, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, उसे आप विखंडन कहेंगे। यह दो तरह से होते हैं, एक समांश विखंडन होमोलिटिकल फिजन, दूसरा विषमांश विखंडन हेटेरोलिटिकल फिजन। यहाँ हम सबसे पहले समांश विखंडन के बारे में देख लेते हैं। समांश विखंडन में बंध सममित रूप से टूटता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में बंध बनाने वाले परमाणु साझे के एक-एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं और परमाणु पर उपस्थित यह सिंगल इलेक्ट्रॉन ही मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहलाता है। यह बॉन्ड सेंटर से ब्रेक होता है, अतः जो दो परमाणु होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम होती है, जो कि बॉन्ड बनाने में शामिल होते हैं। यह मुक्त मूलक अधिक क्रियाशील तथा कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं। किसी अन्य मूलकों या अणुओं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी होने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो आप देखेंगे कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो कि एक-एक इलेक्ट्रॉन दान करके बने हुए होते हैं, ये अपने बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके एक-एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं और फ्री रेडिकल उत्पन्न करते हैं। दूसरी विधि में आप देखेंगे कि एक मेथेन अणु प्रकाश की उपस्थिति में मेथिल मूलक और हाइड्रोजन मूलक के रूप में टूटता है। यह मेथिल मूलक एक क्लोरीन मूलक से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड का निर्माण करता है और एक हाइड्रोजन मूलक एक क्लोरीन मूलक से क्रिया करके HCl का निर्माण करता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को मुक्त मूलक की संकल्पना द्वारा समझाया जा सकता है। मुक्त मूलक उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, एथेन में कार्बन कार्बन के मध्य जो सहसंयोजक बंध उपस्थित है, यह विखंडित होकर दो मेथिल मूलक का निर्माण करते हैं। एथेन अणु के मध्य जो बंध निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा किए हुए कार्बन अपने साझा किए हुए एक-एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाते हैं और मेथिल मूलक का निर्माण करते हैं। यह मेथिल मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जल्द ही किसी अन्य मुक्त मूलक से क्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम मुक्त मूलकों के बनने के विषय में जानने से पहले इसके कुछ लक्षण या गुणों के बारे में जान लेते हैं। आप देखेंगे कि जो मुक्त मूलक निर्मित होते हैं, वह बहुत ही कम समय के लिए निर्मित होते हैं और बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यह तुरंत ही अन्य मूलकों से क्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। यह साधारणतः विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यह विषम संख्या के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम मुक्त मूलकों का बनना देख लेते हैं। मुक्त मूलकों का बनना ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, क्लोरीन का अणु प्रकाश और ऊष्मा के उपस्थिति में मुक्त मूलक का
निर्माण करता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन अणु प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति में मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। आप उसी प्रकार मीथेन के अणु, एथेन के अणु, प्रोपेन, एथिलीन और आइसोब्यूटेन का उदाहरण देख सकते हैं। कार्बनिक क्रियाओं की क्रियाविधि मुक्त मूलक संकल्पनाओं के द्वारा समझी जा सकती है। मुक्त मूलक के स्थायित्व के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स, गुणों के बारे में जान लेते हैं। आप देखेंगे कि मुक्त मूलक बहुत ही क्षणिक होते हैं। यह बहुत कम समय के लिए बनते हैं, अत्यधिक क्रियाशील, अत्यधिक अस्थायी होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यह एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आइए अब हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में देख लेते हैं। जब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल में जितने मेथिल समूह जुड़ते जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः 3 मेथिल समूह के जुड़ जाने से इलेक्ट्रॉन का घनत्व कार्बन जो फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर बढ़ने लगता है, जिससे इसको स्थायित्व प्रदान करता है। अब आप द्वितीयक मुक्त मूलक को देखेंगे। यहाँ पर 2 एल्किल समूह है, अतः इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है कार्बन मूलक पर तृतीयक मुक्त मूलक की अपेक्षा कम होता है। आप प्राथमिक मुक्त मूलक को देख सकते हैं और उसी प्रकार मेथिल मुक्त मूलक को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि तृतीयक मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी, उसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक, उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक और अंत में मेथिल मूलक स्थायी होता है। अब हम मुक्त मूलक की संरचना के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है यह sp2 संकरित अवस्था में होता है। इसमें जो कार्बन परमाणु है वह 3 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा एल्किल समूहों से और बचे हुए p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अतः यह एक उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड से किसी प्रकार का रिपल्शन नहीं दिखाता। अतः यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जैसा कोई फैक्टर काम नहीं करता। अतः एल्किल जो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं यह इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है और यह समतलीय आकृति के होते हैं। मुक्त मूलक sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इसकी आकृति समतलीय होती है। अब हम हेटेरोलिटिक विखंडन के बारे में जान लेते हैं। हेटेरोलिटिक विखंडन हेटेरोलाइटिक फिजन में बंध विखंडन जिसमें बंध असममित टूटता है, जिसके फलस्वरूप एक विखंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है और दूसरे विखंड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते। फलस्वरूप जिस विखंड के पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है उस पर ऋणावेश तथा जिस विखंड के पास एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता उस पर धन आवेश आ जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक एल्किल और एक हैलाइड मूलक। आइए अब हम कार्बोकैटायन के बारे में देख लेते हैं। कार्बोकैटायन जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो बंध असममित तरीके से टूटता है। असममित विखंडन के कारण बना जो पॉजिटिव पार्ट या धन आवेशित भाग होता है वह कार्बोकैटायन कहलाता है। यह धन आवेशित भाग अत्यधिक क्रियाशील होता है। इनके आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी यौगिक से क्रिया कर लेता है। यह न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने आप को स्थायित्व प्रदान करता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यह टी टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, जब टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया कराई जाती है या इसे हीट प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर क्लोरीन
साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर माइनस चार्ज के रूप में अलग हो जाता है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। यही टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन कहलाता है। बेंजील क्लोराइड की क्रिया, बेंजील क्लोराइड को भी जब समांश विखंडन कराया जाता है तो आप देखेंगे कि यह क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है और बेंजील कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड में भी क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर क्लोरीन आयन के रूप में अलग हो जाता है और एलिल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन की संरचना। कार्बोकैटायन का जो कार्बन परमाणु होता है वह sp2 संकरित अवस्था में होता है, क्योंकि इसके जो कक्षक होते हैं 3 परमाणुओं या समूहों के द्वारा सिग्मा बंध बनाकर जुड़े रहते हैं और जो धन आवेश के रूप में बचा हुआ p कक्षक खाली रहता है। यह p कक्षक बॉन्ड बनाए हुए परमाणुओं से किसी प्रकार का रिपल्शन शो नहीं करता, जिसके कारण इसकी आकृति समतलीय ही रहती है और दो बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। आइए अब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में देख लेते हैं। जिस प्रकार फ्री रेडिकल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से उसको स्थायित्व मिलता है, उसी प्रकार फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन के केस में आप देखेंगे कि जैसे जैसे एल्किल मूलकों की संख्या बढ़ती जाती है, यह इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बोकैटायन के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। आप देख सकते हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन और फिर मेथिल कार्बोकैटायन स्टेबल है। आइए अब हम कार्बेन आयन के बारे में जान लेते हैं। कार्बेन आयन यह भी हेटेरोलिटिक विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन परमाणु होता है वह X परमाणु से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अतः यह इनके बॉन्ड निर्माण के लिए जो इलेक्ट्रॉन साझा किए होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके कार्बन आयन बनाता है और यह जो कार्बन आयन जो कि माइनस चार्ज होता है, यह अत्यधिक क्रियाशील तथा इलेक्ट्रोफाइल्स से अभिक्रिया करके स्थायित्व को प्राप्त करता है। क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह अस्थायी होता है और यह ऐसे अणुओं से क्रिया करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। आप देखेंगे कि जब हेटेरोलिटिकल फिजन होता है तब बॉन्ड असममित रूप से टूटता है, जिससे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है वह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके माइनस चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा भाग प्लस चार्ज के रूप में कन्वर्ट होता है। आइए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन के बारे में देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के अपेक्षा अलग होता है। कार्बन आयन का जो ऋण आवेशित कार्बन होता है यह sp3 संकरित होता है। यह एल्किल या हाइड्रोजन परमाणु से सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध बनाकर जुड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए p कक्षक में उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन पेयर की उपस्थिति के कारण बॉन्ड पेयर्स के द्वारा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन शो करता है, जिससे इसकी आकृति sp3 संकरित अवस्था होने के कारण चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन इसकी आकृति चतुष्फलकीय ना होकर लोन पेयर रिपल्शन के कारण पिरामिडीय हो जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन।
आप देखेंगे कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन के केस में स्टेबिलिटी तब बढ़ती थी जब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ते थे। जैसे मेथिल अ, मेथिल ग्रुप की संख्या बढ़ते जाने पर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का स्थायित्व बढ़ता जाता था। लेकिन हम जब कार्बन आयन के विषय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी मेथिल समूहों के जुड़ने से घटती है और मेथिल समूहों के नहीं रहने से बढ़ती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जब मेथिल कार्बन आयन जहाँ पर तीन हाइड्रोजन कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनका कोई प्लस आई प्रभाव नहीं होता। अतः कार्बन जहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को नहीं बढ़ाते, जिससे यह अधिक स्थायी होता है। आप देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन आयन में एक एल्किल समूह या एक मेथिल समूह जुड़ जाने से यह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बन की तरफ भेज रहा है, जिससे जो कार्बन आयन है वह थोड़ा अस्थायी हो जाता है। द्वितीयक कार्बन आयन में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन का घनत्व कार्बन पर बढ़ाते हैं, जिससे इसका स्थायित्व और अधिक घट जाता है। तृतीयक कार्बन आयन के केस में आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु से तीन एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक मात्रा में कार्बन के ऊपर बढ़ा देते हैं, जिससे यह कार्बन आयन बहुत अधिक अस्थायी हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थायी मेथिल कार्बन आयन, उसके बाद प्राइमरी कार्बन आयन, उसके बाद द्वितीयक कार्बन आयन, उसके बाद तृतीयक कार्बन आयन होता है। थैंक यू सो मच डियर लर्नर्स। आज के वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक।